अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो कनेक्ट हो चुके हैं। हम लोगों ने कल जो है वो वेक्टर्स वाले चैप्टर को के एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, और प्लस हम लोगों ने वेक्टर्स चैप्टर को कंप्लीट भी किया था। उसमें जो टॉपिक्स हमारे पास इंक्लूड थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 के बाद हमारा जो यूनिट नंबर 2 है, उस यूनिट नंबर 2 का जो नाम है वो है फोर्स एंड मोशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट नंबर 2, विच इज फोर्स एंड मोशन। यूनिट नंबर 2, फोर्स एंड मोशन। ठीक है, हमारे अगर एमडीकैट सिलेबस की बात करें तो एमडीकैट सिलेबस में जो हमारे पास यूनिट्स इंक्लूड है, उन यूनिट्स में एक हमारे पास ये वाला जो चैप्टर है फोर्स एंड मोशन वाला, ये एक बड़ा चैप्टर है। और प्लस एक वेव्स वाला जो चैप्टर है, वेव जो फर्स्ट ईयर में आता है, आगे जाके आएगा, एक ये बड़ा हमारे पास चैप्टर होता है। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़े दो चैप्टर्स होते हैं हमारे पास, फोर्स एंड मोशन और वेव्स वाला जो चैप्टर है। बाकी इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स इंक्लूड हैं उनमें सिलेक्टेड टॉपिक्स इंक्लूड हैं, जाहिर सी बात है, वो पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं है। सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, हमको डिस्कस करते हैं हम लोग उन चैप्टर्स के अंदर। तो खैर ये स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, इसको देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है, डिपेंड करता है हमारे पेस के ऊपर कि किस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। खैर, फोर्स एंड मोशन, काफी सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड है, और ये भी बेसिक्स में आ जाता है फिजिक्स की। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन से। रेस्ट और मोशन, हम रेस्ट को डिफाइन करते हैं किस तरीके से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पर मौजूद है और वो उसी पोजीशन पर मौजूद है, वो अपनी पोजीशन से नहीं हट रहा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। और हमें कैसे पता चलेगा वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो हमें पता चलेगा उस ऑब्जेक्ट के आसपास सराउंडिंग से। ठीक है ना। तो सराउंडिंग, आपके आसपास जो या हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स होती हैं, बेसिकली हमारी जो सराउंडिंग्स होती हैं वही हमें बताती हैं, उन्हीं से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द रेस्ट और अबाउट द मोशन जब तक उस ऑब्जेक्ट के आसपास सराउंडिंग नहीं है। ठीक है ना। तो सराउंडिंग के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो हम कह देते हैं वो रेस्ट में है, और सराउंडिंग्स के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है तो इसका मतलब वो मोशन में है ना। सो रेस्ट की डेफिनेशन सिंपल सी, हम लिखते हैं कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, इट्स पोजिशन डब्ल्यू आर टी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, तो सच स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ रेस्ट। सराउंडिंग्स को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं, सराउंडिंग को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं एक क्लासरूम में मौजूद हूं तो मेरी जो सराउंडिंग है वो क्लासरूम कहलाएगी। या मैं कहूंगा कि मैं अगर क्लासरूम में मौजूद हूं तो मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मेरा ये क्लासरूम जो है, ये क्लासरूम कहलाएगी। अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो आपकी सराउंडिंग आपका रूम है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका रूम है। तो अगर आप अपने सराउंडिंग के हिसाब से जहां पर आप अभी मौजूद हैं, या आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक जहां आप अभी मौजूद हैं, अगर आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक एक ही जगह पे मौजूद हैं, अपनी एक ही पोजीशन पर मौजूद हैं, पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप रेस्ट में हैं। और अगर आप उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, उसी सराउंडिंग्स के मुताबिक अपनी पोजीशन को चेंज करते जाएं, तो इसका मतलब आप स्टेट ऑफ मोशन में आ गए, है ना।
तो पोजीशन का चेंज ना होना और पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स या विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी तरीके से स्टेट ऑफ रेस्ट, तो स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट एंड मोशन। सो अब हम यहां लिखेंगे इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस its position with respect to, WRT stands for with respect to the surrounding। अच्छा, सराउंडिंग्स में लिख चुका हूं, तो अब यहां पर हम चेंज करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देन सच स्टेट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास, अब क्योंकि हम फोर्स एंड मोशन की बात कर रहे हैं, तो मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशन, यानी कि अगर आप किसी भी बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास फिजिक्स की जो ब्रांच होती है इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स, है ना। मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं। सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of bodies is called mechanics। ऐसी ब्रांच को कहा जाता है मैकेनिक्स। ठीक है ना। और जो मैकेनिक्स ब्रांच होती है, इस मैकेनिक्स ब्रांच को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। अगर हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी कर रहे हैं और उसमें अगर हम फोर्स का रेफरेंस नहीं ले रहे, तो ऐसी मैकेनिक्स की टाइप को हम कह देते हैं काइनेमैटिक्स। और अगर हम मोशन ऑफ बॉडीज को स्टडी कर रहे हैं, बॉडीज की मोशन को स्टडी कर रहे हैं, और इस बार अगर हम फोर्स के रेफरेंस के साथ करें, मतलब फोर्स की इन्वॉल्वमेंट हो, फोर्स के रेफरेंस के साथ करें, तो फिर मैकेनिक्स की इस टाइप को हम कह देते हैं डायनामिक्स। तो पहली बात, अगर सिर्फ मोशन ऑफ बॉडीज है, फोर्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं डेफिनेशन में, तो ये जनरल होती है, इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स, यानी कि फिजिक्स की ब्रांच। और उसके बाद इसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में, एक को हम कह देते हैं काइनेमैटिक्स और एक को हम कह देते हैं डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज विद रेफरेंस टू फोर्स, सॉरी विदाउट, इसमें आ जाता है विदाउट। काइनेमैटिक्स में हम फोर्स के रेफरेंस के मुताबिक मोशन को स्टडी करते हैं, विदाउट रेफरेंस टू फोर्स। तो ऐसी ऐसी टाइप को हम कह देंगे काइनेमैटिक्स। और फॉर एग्जांपल अगर हम विद रेफरेंस लगाते हैं तो उसको हम कह देते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स, ठीक है। सो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज with reference to force, with reference to force, then such type of mechanics is called dynamics. So what is the difference? The difference is of force without reference to force और with reference to force। विदाउट रेफरेंस टू फोर्स के अंदर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे कि बॉडी का डिस्टेंस क्या है, जब वो मूव करेगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, या उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, या उसकी स्पीड क्या है, या उसकी वेलोसिटी क्या है, या उसकी एक्सेलरेशन क्या है ना। तो ये वाली जो चीजें आ जाती है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई, तो ये वाली जो चीजें आ जाती है, इसमें हमें फोर्स के रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, हम विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स के मोशन को स्टडी कर सकते हैं। तो इसको हम कह देते हैं सिंपल काइनेमैटिक्स। फिर हमारे पास ऐसी मोशन भी होती है जिसमें हमें फोर्स के रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जब आप न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं, जैसे कि आप मोमेंटम का जिक्र करते हैं, है ना, जैसे कि आप लोग फ्रिक्शन का जिक्र करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का जिक्र करते हैं, सर्कुलर मोशन का जिक्र करते हैं। तो इन 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 चीजों को हम, यानी कि इस टाइप की मोशन को हम फोर्स के रेफरेंस के बगैर नहीं पढ़ सकते, लाजमी आपको फोर्स का रेफरेंस देना पड़ता है। तो फिर वो किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं डायनामिक्स में। तो भाई ये दोनों की दोनों हमारे पास टाइप्स होती है किसकी,
मैकेनिक्स की। और मैकेनिक्स सिंपल वर्ड्स में ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज या मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इसी तरीके से फिर हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पॉइंट पर मौजूद है ए पर, वो मूव करके गया बी पर। इसने ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर। फिर वो बी से मूव करके गया सी तक, और इस सी तक जाते हुए इसने डिस्टेंस कवर किया फॉर एग्जांपल 4 मीटर। यानी कि उसको ए से जाना था सी पर, उसकी इनिशियल जो पोजीशन थी वो थी ए, और उसको जाना था, उसकी जो फाइनल पोजीशन थी या फाइनल डेस्टिनेशन जो थी वो थी सी। तो उसने जो रास्ता कवर किया वो कैसे किया, पहले ए से बी तक गया फिर बी से लेकर सी तक गया। ठीक है ना, मतलब ये इसकी ड्यूरिंग मोशन है, पहले ए से बी तक गया फिर बी से लेकर सी तक गया। ठीक है ना, लेकिन उसकी इनिशियल पोजीशन ए और उसकी फाइनल पोजीशन सी। तो याद रखिएगा डिस्टेंस वो टोटल लेंथ होती है उस पाथ की जो भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कवर कर चुका होता है। वो पाथ जो बॉडी ने कवर किया, एक्चुअली कवर किया, जैसे कि यहां पर ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल में कवर क्या किया, ऐसे और फिर ऐसे, पहले 3 मीटर बी की तरफ फिर 4 मीटर सी की तरफ। तो ये वो एक्चुअल पाथ है जो कि बॉडी ने कवर किया ए से लेकर सी तक जाते हुए। तो अब ये जो एक्चुअल पाथ है ना, इस एक्चुअल पाथ की जो टोटल लेंथ है उस टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से स्कूल जाएं, तो घर से लेकर स्कूल तक जाते हुए आपको एक पाथ कवर करना होता है, एक रास्ता कवर करना होता है, सही है ना। तो स्कूल सॉरी अपने घर से स्कूल जाते हुए जो आप पाथ कवर करके जा रहे हो, उस पाथ की, उस एक्चुअल पाथ की जो टोटल लेंथ है वो जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस की सिंपल सी डेफिनेशन क्या, इट इज द टोटल length of the actual path covered by a body from one point to the other। ठीक है, एक पॉइंट से यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के दौरान बॉडी जो एक्चुअल पाथ कवर करती है, उस एक्चुअल पाथ की जो टोटल लेंथ होती है, उस टोटल लेंथ को, उस पाथ की सारी लंबाई को बेसिकली हम कहते हैं डिस्टेंस। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या हुआ, द टोटल लेंथ। ये काम की बात है, द टोटल लेंथ वॉट एवर ही हैज कवर्ड या इट हैज कवर्ड, जो भी पाथ उसने कवर किया होगा उसकी टोटल लेंथ निकाल लो, आपको बॉडी का डिस्टेंस पता चल जाएगा। जैसे कि हमारी इस डायग्राम में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया टोटल, वो कितना कवर किया, 7 मीटर। ए से लेकर सी तक जो पाथ कवर किया उसने, पहले 3 मीटर ऐसे फिर 4 मीटर ऐसे, तो टोटल लेंथ कितनी आ रही है पाथ की, 7 मीटर। तो इस वाली डायग्राम में बॉडी का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 7 मीटर। सो आप यहां लिख सकते हो डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया वो कितना कवर किया, पहले 3 मीटर्स, इसमें प्लस कर दो फिर 4 मीटर्स, तो आंसर कितना आ जाएगा डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा टोटल 7 मीटर्स। ठीक है ना, ये हमने किसको कवर किया, ये हमने कौन सा सॉल्यूशन किया, इसका सॉल्यूशन किया, इस डायग्राम का सॉल्यूशन किया, सही है। अच्छा डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस हमारे पास एक नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है। मतलब जब बॉडी डिस्टेंस कवर करती है तो वो किसी खास डायरेक्शन में नहीं करती, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करती, उसकी बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो डिस्टेंस हमारे पास एक नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है। देखो ना, ए से लेकर सी तक जाते हुए एक डायरेक्शन में थोड़ी गया वो, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, पहले वो हॉरिजॉन्टल गया फिर वो वर्टिकल गया। तो मतलब ए से सी तक जाते हुए इसने जो फासला कवर किया, जो इसने डिस्टेंस कवर किया, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं किया। तो इसका मतलब डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शनल नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा नॉन डायरेक्शनल होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है।
हाँ, अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता तो इसको हम वेक्टर कहते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता ही नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक्चुअल पाथ होता है जो बॉडी को कवर करना होता है। जब आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो आपको कोई ना कोई टर्न लेना पड़ता होगा, ऐसा है ना, ऐसा थोड़ी गेट खोला और गेट खोलते ही सीधा सीधा स्कूल में चले गए, ऐसा तो नहीं होगा सीधा। रेयर केस में हो सकता है, क्या पता मेरे घर के सामने स्कूल बना हुआ है, गेट से निकल के सीधा गेट तक चला गया, है ना, वो फिर एक अलग कंडीशन है, रेयर कंडीशन है। वरना आपने एक्चुअल पाथ कवर करना होता है, पहले आप निकले, क्या पता राइट हुए, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, ऐसे करते करते आप स्कूल तक पहुंचे। तो आपने जो एक्चुअल पाथ कवर किया वो एक डायरेक्शन में थोड़ी किया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बार बार चेंज हुई डायरेक्शन ना। सो while covering the distance, the body does not have a particular direction, its direction चेंज होती रहती है। तो क्या बनेगी ये बन जाता है हमारे पास स्केलर। डिस्टेंस इज स्केलर, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो हमारे पास जो डिस्टेंस का एस आई यूनिट होता है वो हमेशा मीटर होता है ना। वैसे डिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर भी होता है, डिस्टेंस का यूनिट माइल्स भी होता है, डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर भी होता है, डिस्टेंस का यूनिट फुट भी होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस का यूनिट लाइट ईयर भी होता है। वैसे तो डिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन जब हम फिजिक्स में बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स की या थ्योरेटिकल यूनिट की बात करते हैं, तो हमेशा हम कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं, एस आई। तो डिस्टेंस का एस आई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, यानी कि स्मॉल एम। और अदर यूनिट्स आप लिख लो इसके, अदर यूनिट ऑफ डिस्टेंस और क्या क्या होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, फुट होता इंच होता है, माइल होता है ना, लाइट ईयर होता है। तो ये सारे के सारे डिस्टेंस के यूनिट है, लेकिन ये सारे के सारे ऐसा ही नहीं है, इनमें से ऐसा ही बस एक है, और वो कौन सा है, मीटर। जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी होगी, क्या पता किलोमीटर में वैल्यू गिवन हो, तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। क्या पता आपको सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन हो, पहले उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। क्या पता माइल्स में या फुट में गिवन हो या इंच में गिवन हो, उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर के अंदर, ठीक है ना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम अपने सॉल्यूशंस को कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस के एस आई यूनिट प्लस उसके अदर यूनिट्स हैं, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो। इसको नोट कर लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, डिस्टेंस को कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब डिस्टेंस के बारे में आपने जो चीजें याद रखनी है वो ये कि जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, ये याद रखिएगा। जब तक बॉडी मूव कर रही है, जब तक बॉडी मूविंग है, इसका मतलब वो कोई ना कोई पाथ कवर करती जा रही है, और जब तक वो पाथ कवर करती जा रही है उस पाथ की लेंथ हमेशा बढ़ती जाएगी, है ना। तो याद रखिएगा, जब तक ऑब्जेक्ट मूविंग है, तो जब तक वो मूव करता रहेगा, तो मूविंग बॉडी का डिस्टेंस जो है वो किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। भले वो जिस पोजीशन से स्टार्ट हो, वो मूव करके भले से उसी पोजीशन पर वापस आ जाए, इस कंडीशन में भी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने वो पाथ कवर किया, वो पाथ कवर करके आया। और डिस्टेंस की डेफिनेशन बताती है कि असल में जो पाथ कवर किया होता है उस पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो क्योंकि वो कवर करके आ चुका है तो लेंथ जीरो नहीं हो सकती उस पाथ की, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो डिस्टेंस मूविंग बॉडी का कभी भी जीरो नहीं होता। एक और बात, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेस। जब तक बॉडी मूव करती जा रही है,
उसका डिस्टेंस हमेशा बस बढ़ता जाएगा, हमेशा बढ़ता जाएगा। एक दफा वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुई मूव करना, अब भले वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, किसी भी तरफ जाए, जब तक वो मूव करेगी, इसका मतलब वो पाथ कवर करती जा रही है, और पाथ जैसे जैसे कवर होता जाएगा उस पाथ की लेंथ बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जब तक ऑब्जेक्ट मूविंग है, इसका मतलब उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है ना? डिस्टेंस मूविंग बॉडी का कभी भी डिक्रीज नहीं होता और कभी भी जीरो नहीं होता। तो मैंने क्या लिखा? ऑलवेज इंक्रीजेस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी पॉइंट को इस तरीके से, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट डिक्रीज। ये डिक्रीज भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो मूव करता जा रहा है, उसका पाथ बढ़ता जा रहा है, पाथ बढ़ता जाएगा तो मतलब वो लेंथ बढ़ती जा रही है, लेंथ बढ़ती जा रही है, मतलब डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। एक और चीज, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव भी नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? स्केलर है ना, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके बाद डायरेक्शन नहीं है। और क्योंकि ये जस्ट स्केलर है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ नंबर आएगा। तो जब आप पूरी लेंथ निकालोगे पास की, तो वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो डिस्टेंस क्या नहीं हो सकता भाई? मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना? फिर क्या हो सकता है? हमेशा बढ़ेगा। जब तक बॉडी मूव करती जा रही है, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिस्टेंस के साथ एक और कॉन्सेप्ट की, और वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आसान से लफ्जों में समझाता हूं। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा वेक्टर होता है जो बॉडी के इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ दे। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा वेक्टर जो बॉडी के इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करवा दे, जोड़ दे, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब फॉर एग्जांपल इस डायग्राम की बात करते हैं। इस डायग्राम में इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। इस पॉइंट में बॉडी का फाइनल पॉइंट क्या था? सी। तो हम क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है जो कि बॉडी के इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ेगा। तो आप ऐसे वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, तो जोड़ के चेक करें। तो वेक्टर कैसे बनेगा? ए से लेकर सी तक ये आ गया एक वेक्टर। पता है ये वेक्टर क्या कर रहा है? ये वेक्टर बॉडी के इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है बॉडी के फाइनल पॉइंट से। तो आप ऐसे वेक्टर को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डी और डी के ऊपर आप लगा देंगे एरो, क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर हमेशा एरो लगाते हैं। ठीक है ना? तो डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो बॉडी ने एक्चुअल पाथ कवर किया उसकी लेंथ। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर जो बॉडी के इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दे, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज अ वेक्टर। अब देखो इसकी डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट हो रही है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर that joins the initial position of a body to the final position. Such vector which joins the initial position of a body to its final position, such vector is called displacement. इसकी और भी डेफिनेशन हो सकती है ना? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी हो सकती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही होगा, बाय नेचर दोनों डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो है ही डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी बाय नेचर डिस्टेंस ही है। ठीक है ना? लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस है? ये वो डिस्टेंस है जो कि बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कवर करे एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन को चेंज किए बगैर। तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन होगा, और वो क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट।
तो अगर कोई भी दो गिवन पॉइंट्स हो ना और उनके दरमियान आपने डिस्प्लेसमेंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन बनाएंगे, उसके बाद एरो लगा देंगे, वो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट चली जाए तो मतलब फिर आप ऐसे डिस्टेंस को क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या फिर एक और बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम डिस्टेंस होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना? तो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट ए पर था और इसको कहा जाए कि आप सी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करें, ऑप्शन क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट के अलावा कोई होगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट नहीं होगा, वो हमेशा शॉर्टेस्ट से ग्रेटर होगा। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना? इसी वजह से आप लोगों को ये वाली डेफिनेशन सबसे ज्यादा याद रहती है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम यहां पर इस डायग्राम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हम यहां पर इसको कैलकुलेट करना चाहें, जैसे हमने इस डायग्राम में डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो कितना आया था? 7 मीटर्स। क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है तो हमेशा टोटल लेंथ निकाली जाती है जो बॉडी ने कवर की होती है, और जब डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है ना तो टोटल नहीं निकाली जाती। बस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक जो वेक्टर बन रहा होता है उसको कैलकुलेट करना होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है ना? तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वो फॉर्मूला होगा पैथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है ना? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक होता है हाइपोटेनियस। तो इस डायग्राम में हमारे पास जो बेस है वो कौन है? ए से लेकर बी तक बेस। बेस की वैल्यू क्या है? बेस मतलब है कौन? ए बी, और इस बेस की वैल्यू क्या है? 3। इस डायग्राम में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और बी सी की वैल्यू क्या है? 4 मीटर। और इस डायग्राम में हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है? ए सी, और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि ए सी क्या है? ए सी ही तो डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट है कितना? इसका फॉर्मूला क्या? पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें वो हमेशा बराबर आता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अब हम वैल्यूज पुट करें अगर यहाँ पर, व्हाट इज एच हियर? एच हमारा कौन है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये डिस्प्लेसमेंट और इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। स्क्वायर रिमूव करेंगे इस साइड से तो इस साइड पर पूरे पर रेडिकल आ जाएगा। क्या आ गया? पूरे पर रेडिकल। और रेडिकल में किस किस की वैल्यूज? बेस की वैल्यू का स्क्वायर, और बेस कौन है? 3, तो 3 और 3 के ऊपर स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कौन है? 4, और 4 पर ये आ गया स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी आपने, 3 3 9, 4 4 16, 16 प्लस 9 25, है ना? और 25 का परफेक्ट रेडिकल 5 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो जनाब पता ये चला कि इसी डायग्राम में जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है वो कर रही है 7 मीटर, है ना? इसी डायग्राम में बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कर रही है 7 मीटर, और इसी डायग्राम में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया? 5 मीटर। देखो अलग अलग वैल्यूज हैं, तो ये अलग अलग होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। एक नॉन डायरेक्शनल है, एक को हम स्केलर कह रहे हैं, तो दूसरा वाला डायरेक्शनल है, तो दूसरे वाले को हम वेक्टर कहेंगे। डिस्टेंस निकालने का तरीका अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका अलग होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना? तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन दिस डायग्राम इज 7 meters, whereas the displacement covered by the body in this diagram, in the same diagram, is 5 meter. तो पैथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। और इसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो डिस्प्लेसमेंट की भी सारी हुई कंडीशंस। सबसे पहले यहां पर आप लिख दो कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्टेंस स्केलर है,
डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ये एक प्रॉपर डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स डिस्प्लेसमेंट के और डिस्टेंस के सेम होते हैं, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस हैं, बाय नेचर दोनों डिस्टेंसेस ही हैं, बाय नेचर दोनों की दोनों लेंथ ही है। तो जब बाय नेचर दोनों लेंथ है, बाय नेचर जब दोनों डिस्टेंस है, तो दोनों के यूनिट्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस का जो एस आई यूनिट था वो क्या था, मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का भी एस आई यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। सो इट्स एस आई यूनिट इज मीटर, एम, ठीक है। अच्छा, बाकी यूनिट्स वही सेम है सब कुछ, मैं वो दोबारा लिखवा नहीं रहा, जिसमें सेंटीमीटर था। अदर यूनिट्स, डिस्प्लेसमेंट के अदर यूनिट्स क्या होंगे, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, फुट होगा, इंच होगा, माइल्स होगा, लाइट ईयर होगा। तो ये सारे के सारे इसके अदर यूनिट्स में आ जाते हैं। तो जो यूनिट डिस्टेंस का वही यूनिट डिस्प्लेसमेंट का, जो डायमेंशन डिस्टेंस की वही डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट की, सही है ना। जो सिंबल डिस्टेंस का वही सिंबल डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन बस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट के सिंबल पर हमेशा एरो आता है। ये देखो, डिस्प्लेसमेंट के सिंबल पर हमेशा एरो आता है, क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, एक चीज और, अ, ये नोट करिएगा, ये वाला पॉइंट यहां से रब कर रहा हूं मैं, जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है, अब देखें, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पॉइंट पर मौजूद है, ये रहा, इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट ए। हाँ लियो, नीचे से, चाबी मेरी उधर रखी हुई ऑफिस में। ओके, इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट ए। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट बी तक मूव करके गई, ये ऑब्जेक्ट मूव करके गया यहां पर, ये आ गया पॉइंट बी, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ए पर जब था तो आपने इसका एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर। जब वो पॉइंट ए पर थी बॉडी, तो पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको हम कह देंगे R1, यानी कि फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, यानी कि वो पोजीशन वेक्टर जो कि इनिशियल पोजीशन को शो कर रहा है। फिर उसके बाद वो कुछ देर के बाद मूव करके बी तक आ गई, तो अब इसका बनेगा फाइनल पोजीशन वेक्टर, और फाइनल पोजीशन वेक्टर को हम बना देते हैं ये पॉइंट बी, ठीक है ना, ये आ गया पॉइंट बी। अब फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट बी तक का वेक्टर, और उसको हम कह देंगे R2। अगर आप चाहें तो R1 की जगह RA भी कह सकते हैं, और इसको R2 की जगह पे RB भी कह सकते हैं। R1 वो पोजीशन वेक्टर है जब ऑब्जेक्ट ए पर था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और R2 वो पोजीशन वेक्टर है जब ऑब्जेक्ट बी पर आ गया तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये पोजीशंस लोकेट कर रहे हैं, R1 और R2। और ये जो है ना, बॉडी बेसिकली मूव करके आई कहां से कहां पर, ए से लेकर बी तक, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम कहते हैं डेल्टा आर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डेल्टा आर बना है, इसी को हम कहते हैं कि ये डिफरेंस होता है, और इसी को हम कहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला। जो भी आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर गिवन है उसकी वैल्यूज में से इनिशियल वैल्यूज को माइनस कर दो इनिशियल पोजीशन वेक्टर की, यू विल गेट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, इसको मैं वर्ड्स में भी लिखवा देता हूं। डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर,
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो आपने हमेशा फाइनल पोजीशन वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करना होगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर को, तो आपको मिल जाएगा उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से नोट करते रहिएगा, जो मैं प्रीवियस सिखाता जाऊं उसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि फिर मैं रब कर देता हूं, जाहिर सी बात है। इसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे उसके डिस्टेंस के, कि डिस्टेंस किसी भी मूविंग बॉडी का कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी मूविंग बॉडी का नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी किसी मूविंग बॉडी का डिक्रीज नहीं हो सकता, और डिस्टेंस हमेशा मूविंग बॉडी का सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होता रहता है जब तक बॉडी मूव करती जा रही है। अब इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट of a body can be zero। सबसे पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट हुआ, मूव करने के बाद वापस उसी पॉइंट पर आ जाए, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये मूव करके गया पहले ऐसे, फिर ये मूव करके गया ऐसे, फिर ये मूव करके गया ऐसे, और फिर ये मूव करके आ गया वापस इस तरफ। तो ये जहां से स्टार्ट हुआ ये मूव करके वापस वहीं पर आ गया। अब एक चीज और सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ यहां पर आके रुक जाता, यहां पर आके रुक जाता, ये इसका इनिशियल पॉइंट होता ए और ये इसका फाइनल पॉइंट होता बी। पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और यहां पर आके रुक गया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आके रुक गया, तो हम कहते हैं इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट ये बनेगा इनिशियल से फाइनल तक का स्ट्रेट लाइन। ये क्या होती, ये डिस्प्लेसमेंट होता, ठीक है ना। और डिस्टेंस क्या होता, डिस्टेंस ये सारा होता, ये डिस्टेंस है सारा, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, आपको क्या मिलता है, टोटल डिस्टेंस। लेकिन ये है डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट वाला, स्ट्रेट वाला। अगर ये यहां पर आके रुक जाता तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होता, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहां पर नहीं रुका, ये इसका फाइनल पॉइंट नहीं है, ये यहां से कंटिन्यू रहते हुए उसी पॉइंट पर आ गया जहां से ये शुरू हुआ था। अब मुझे बताओ, अगर वो जहां से स्टार्ट हुआ और वो वहीं पर आके रुक जाए, तो मतलब उसी एक जगह पर इनिशियल पॉइंट भी, उसी एक जगह पर फाइनल पॉइंट भी। क्या वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर सकते हो। क्या था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा वेक्टर होता है जो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़े। तो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर आ जाए, तो आप वेक्टर थोड़ी बना सकते हो डिस्प्लेसमेंट वाला। तो अगर नहीं बना सकते तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो याद रखिएगा, इफ अ बॉडी आफ्टर मूविंग comes back to its initial position, then its displacement will always be zero। तो इसका मतलब डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। देखो ना, डिस्टेंस जीरो थोड़ी है। इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, इसकी लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, तो इन सबको प्लस करो तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो याद रखिएगा, अगर बॉडी मूव करके वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। मतलब इसको आप कैसे लिखेंगे, इफ अ बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर मोशन, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा जीरो। ठीक है ना। सो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता भाई, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, ये वाहिद पॉइंट है जिस कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, अगर बॉडी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए। अदरवाइज अगर वापस नहीं आ रही तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी नेगेटिव।
हमें पता तो है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटीज नेगेटिव होती हैं। जो भी डायरेक्शनल क्वांटिटीज है, डायरेक्शनल क्वांटिटीज नेगेटिव हो सकती हैं। अगर एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के ओपोजिट है तो वो नेगेटिव होगा, है ना। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इस वजह से नहीं लिख पा रहे क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस के बारे में हमने लिखा था डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन हमने यहां लिखा हुआ है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव तो हो सकता है लेकिन साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर दो वेक्टर्स बने हो डिस्प्लेसमेंट के, अगर वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सो बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी इट कैन बी नेगेटिव। एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट of a moving body can decrease। क्या लिखा था हमने डिस्टेंस में? डिस्टेंस किसी भी मूविंग बॉडी का जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। नंबर टू, डिस्टेंस कभी भी मूविंग बॉडी का नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। नंबर थ्री, हमने लिखा था कि जब तक बॉडी मूव कर रही है मूविंग बॉडी का डिस्टेंस हमेशा हमेशा इंक्रीज होता है। लेकिन अब हमने यहां पर क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी का डिक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज कैसे? ये देखो, इसी डायग्राम में चेक करो या यहां पर बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है ए से, ये मूव करके जा रहा है पहले अपने इनिशियल पॉइंट से ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर आने के बाद टर्न लेके यहां पर आ जाए, यहां पर पहुंचा और यहां पर पहुंचने के बाद ये रुक गया, ये रुक गया, तो मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाऊंगा? यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट, ये क्या बनेगा? ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही ना, डिस्प्लेसमेंट ये तो बनता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अभी कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर रुकता नहीं, ये ऐसे गया, ऐसे मुड़ा, अब यहां पर रुका नहीं, यहां पर रुके बगैर वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आना शुरू हो गया, ऐसे। अब आप मुझे बताओ कि अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आना शुरू हो जाए तो पता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। जब ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ नहीं मुड़ा था तो डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक इतना था। अगर ये वापस अपनी पोजीशन की तरफ आना शुरू हो जाए, ये मूव करता हुआ आ रहा है, तो ये देखो, अगर यहां पर आके रुका तो डिस्प्लेसमेंट इतना रह गया। अगर ये और आगे आ जाए, यहां पर आके रुक जाए, तो डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया। अगर ये मजीद आगे आते आते वापस यहां तक आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव करके जाए और मूव करने के बाद अगर वो रिटर्न होके अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस आना शुरू हो जाए तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। क्योंकि जब तक वो इनिशियल पोजीशन से अवे जा रहा है, अवे, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। लेकिन घूमने के बाद वापस वो इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रहा है तो अब डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कम नहीं होता क्योंकि डिस्टेंस पाथ है, जो उसने पाथ कवर किया वो पाथ बढ़ता जाएगा, भले करीब भी आते रहे लेकिन पाथ बढ़ता जाएगा। तो क्योंकि पाथ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग तो डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है इनिशियल से फाइनल तक, और अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के करीब आती जाए तो डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है। यहां तक बात क्लियर है? एक चीज और भाई, जो डिस्टेंस होता है ना, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा या तो ज्यादा होता है या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ये भी याद रखिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। या तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा वरना ज्यादा से ज्यादा ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस वाली कंडीशन में देख लो,
यस, कंडीशन दूसरी। अभी हमने वो सॉल्व तो किया था, बनाने की जरूरत नहीं है। याद है वो डायग्राम बनाई थी राइट एंगल ट्रायंगल वाली, उसमें डिस्टेंस कितना आया था हमारा, 7 मीटर, और उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 5 मीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम और डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा। तो याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, अदरवाइज ये हमेशा बराबर होंगे। एक कंडीशन में बराबर होंगे, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ही मूव करके चले जाए, स्ट्रेट मूव करके चला गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट चला गया, ए पॉइंट और बी पॉइंट, यही इसका एक्चुअल पाथ है। तो अगर स्ट्रेट चला जाए तो हम कहेंगे कि भाई यही इसका डिस्टेंस है और यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो इस वाली कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए। अगर स्ट्रेट नहीं होगा पाथ तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है ना। तो जब तक पाथ स्ट्रेट है तो इन दोनों की वैल्यूज हमेशा बराबर। लेकिन अगर पाथ स्ट्रेट नहीं है, जो कि ज्यादातर कंडीशंस में नहीं होता, तो अगर पाथ स्ट्रेट नहीं है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये वाली बात भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एक और चीज, रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। एक और पॉइंट इसको ध्यान में रखिएगा, और ये पॉइंट बेस कर रहा है जो भाई अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट हमें क्या बताता है, ये पॉइंट बताता है कि अगर हम डिस्टेंस का रेशो निकालें डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ये बता रहा है कि या तो आंसर हमेशा 1 से इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, या तो आंसर हमेशा ग्रेटर से 1 आएगा, सॉरी 1 से ग्रेटर आएगा, ठीक है ना। या तो आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा और अदरवाइज इक्वल टू 1 आएगा। तो भाई इसका रेशो का आंसर या तो 1 हो जाएगा, या फिर इसी रेशो का आंसर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। इसके अलावा थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं आपको इसको भी प्रूव करवा दूं। याद है अभी मैंने आपको एक बात बताई कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। कब बराबर हो सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट चला जाए, तो स्ट्रेट जाने की कंडीशन में जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर डिस्टेंस तो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो 100 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इन दोनों की वैल्यूज बराबर है तो भाई सेम वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर 1 आता है। 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 100 डिवाइडेड बाय 100 1। तो ये वाली कंडीशन कब होगी, रेशो का आंसर 1 कब आएगा, इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर ये बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर ये बराबर नहीं है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। अभी बड़ा, या तो बराबर होंगे वरना डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। और अगर याद रखिएगा डिस्टेंस बड़ा हुआ डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट का रेशो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। कैसे, डिस्टेंस ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कम। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस है 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है 9 मीटर। मैथमेटिक्स सेज दैट कि अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है तो आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आता है ना। ऊपर 50 नीचे 25, आंसर 1 से ज्यादा। आप करके चेक कर लीजिएगा, एक एक वैल्यू पुट करके चेक कर लेना, ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू, हमेशा आंसर 1 से ज्यादा आएगा, हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। तो क्या क्या समझे हम कि अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशो है, यानी कि डिस्टेंस ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशो है तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज। वो क्या, इस रेशो का आंसर या तो हमेशा 1 आएगा या 1 से ग्रेटर होगा। बस 1 कब आएगा, जब इन दोनों की वैल्यूज बराबर होंगी, और 1 से ज्यादा कब आएगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अब ये मत पूछिएगा कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, हो ही नहीं सकता ना, अभी तो सीखा।
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी वजह से सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो या तो वन आंसर आएगा रेशो का, इस रेशो का, या तो इस रेशो का आंसर हमेशा वन से ज्यादा होगा। और अगर इस रेशो को हम कर दें उल्टा, ऊपर आ जाए डिस्प्लेसमेंट और नीचे आ जाए डिस्टेंस, तो अब क्या होगा आंसर? अब अगेन ये वाला तो सेम रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो अभी भी रेशो का आंसर वन आएगा, है ना भाई। 5/5 उल्टा कर दो 5/5 तब भी सेम है। 10/10 उल्टा कर दो 10/10 तब भी सेम है ना। लेकिन इस वाले पॉइंट पर फर्क पड़ जाएगा। एक बार डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ गया, डिस्टेंस नीचे आ गया, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ जाए, डिस्टेंस नीचे आ जाए, बड़ी वैल्यू नीचे चली गई, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बड़ी हो तो आंसर हमेशा वन से कम आता है। सही है ना। इस पॉइंट को मैं एक्स्ट्रा आपको लिखवा देता हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भाई, क्या बता रहा हूं मैं आपको? मैं बता रहा हूं इस बार अगर रेशो हो, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी कि इस बार डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहेगा और डिस्टेंस अपॉन में आएगा, तो आंसर क्या होगा? इज इक्वल और लेस देन वन। या तो इक्वल टू वन या लेस देन वन, यहां पर या तो ग्रेटर देन वन या फिर इक्वल टू वन। ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट चला गया ऊपर और डिस्टेंस आ गया नीचे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। या तो आंसर अभी भी वन रहेगा। ये वन कब रहेगा? जब डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये दोनों बराबर हो। ये सिचुएशन में इस रेशो का आंसर वन आएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और अपॉन में डिस्टेंस है, तो इस कंडीशन का आंसर वन से लेस होगा। कब? जब डिस्टेंस ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। तो ये दो सिचुएशन याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर तो ये दोनों बराबर हुए तो भाई रेशियो कैसा भी कर लो, हमेशा आंसर वन आना है। लेकिन अगर डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हुई, दोबारा बता रहा हूं डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में फिट कर लो। तो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हुआ इस कंडीशन के अलावा, अगर ये नहीं होगा तो हमेशा ये होगा। अगर ये सिचुएशन नहीं हुई तो हमेशा ये सिचुएशन होगी, हमेशा। और अगर ये सिचुएशन हुई और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ डिस्टेंस नीचे हुआ, तो इस रेशो का आंसर हमेशा वन से कम आएगा। अदरवाइज अगर डिस्टेंस ऊपर हुआ डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, इस रेशो का आंसर हमेशा वन से ज्यादा आएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ऊपर वैल्यू बड़ी नीचे छोटी तो आंसर वन से ज्यादा, ऊपर वैल्यू छोटी नीचे वैल्यू बड़ी तो आंसर वन से कम। सिंपल बात कर रहा हूं मैं मैथमेटिक्स की। यार, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास जो है वो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आपसे कहा जाएगा अ बॉडी मूव्स 10 meters north and then 20 meters west. What will be the magnitude of its displacement? ये सवाल है। ठीक है। कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले 10 मीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ गया। नॉर्थ का मतलब नॉर्थ
ऊपर, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। कह रहे हैं कि पहले वो 10 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, या 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद वहां से टर्न हुआ और वो वेस्ट की तरफ गया 20 मीटर, इस तरीके से, या 20 मीटर। बताओ इसका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, फिलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं। जब आपके सामने एमसीक्यूज आए तो आप इस तरीके को फॉलो करते हुए टिक कर दिएगा, ठीक है ना। जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। 10 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर वेस्ट, क्या कंडीशन गिवन है, परपेंडिकुलर की कंडीशन गिवन है ना। और आपने यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाना है, इनिशियल से फाइनल तक का स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट। अब आपने इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। पहली बात वो ये कि अगर इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की बजाय वो आपसे डिस्टेंस पूछता कि व्हाट इज इट्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट 10 को 20 से प्लस कर लेते। 10 + 20 30 मीटर आंसर। मतलब इस वाले सवाल के अंदर अगर डिस्टेंस लिखूं मैं, तो भाई इस वाले सवाल में डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 मीटर। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई इसका वो नहीं है फॉर्मूला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला लगेगा, वही पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। एक बेस हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, एक हाइपोटेनियस हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर, या जैसे भी कर लो, ऑर्डर कोई भी रख लो, आपका आंसर सेम आना है, ठीक है ना। तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और रेडिकल। आपको पता है यहां पर ये वाली कंडीशन भी आ रही है वेक्टर्स वाली, जो मैंने आपको सिखाई थी। कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट, देखो ना, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से रिजल्टेंट ही तो है। ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, सही है ना। तो अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, दोनों वैल्यूज का स्क्वायर करके प्लस करके रेडिकल निकाल लो, ये वही तरीका है। तो यही करेंगे हम लोग। तो भाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या, 20 20 जा 400, 10 10 जा 100, 100 प्लस 400 क्या बनेगा, 500। या आगे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 500 रेडिकल में। और उसके बाद आपने जस्ट 500 का रेडिकल निकालना है। और 500 का रेडिकल परफेक्ट नहीं आता, 500 का रेडिकल आता है पॉइंट्स में। अच्छा, आपको पता है अगर इसको आप थोड़ा सा आसान करना चाहो तो इसको आसान ऐसे भी कर सकते हो, इस 500 रेडिकल को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 5 को अलग कर दो, इंटू 100 को अलग कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। 5 को और 100 को अलग कर दें अगर, तो अब हमें पता है कि 5 और 100 में से परफेक्ट रेडिकल 100 का निकल जाएगा और वो हो जाएगा 10। यहां ऊपर लिख रहा हूं, देखो इन दोनों में से 100 का रेडिकल 10, मतलब 10 बाहर आ गया, यह आ गया 10 बाहर, और 5 अभी भी रेडिकल में मौजूद है। क्या पता आपको ऑप्शन में ये नजर आ रहा हो, तो आप इस पर टिक कर दिएगा। एक ही बात है ना, 500 को ब्रेक कर दिया मैंने, 5 × 100, तो 100 का रेडिकल 10 बाहर आ गया, और रेडिकल 5 एज इट इज है। तो क्या पता ऑप्शन ऐसा हो, तो आपने इस ऑप्शन पर टिक करना है, 10 रेडिकल 5 पर। और क्या पता 5 का रेडिकल निकाल के लिखा हो, तो 5 का रेडिकल आप निकाल लीजिएगा, 5 का रेडिकल 2.2 समथिंग होता है, 2.23 करके कुछ होता है, 2.23 2.24 करके। तो 2.25 कर देते हैं इसको फॉर एग्जाम्पल। तो रेडिकल 5 कितना, 2.25। उसके बाद सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल एक दफा आगे चला जाएगा, तो क्या बनेगा, 22.5 मीटर। ये है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। कर लिया फाइन। अब मुझे बताओ इस डायग्राम में डिस्टेंस कितना आ रहा है, 30 मीटर। बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 + 20 30 मीटर। लेकिन इसी डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 22.5, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये शॉर्टेस्ट है, 22.5 मीटर। देखो बार बार ये बात प्रूव हो रही है कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, अगर बॉडी स्ट्रेट मूव करके नहीं गई, ठीक है ना। ये हमारे पास कंडीशन है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये रब कर रहा हूं, जल्दी से नोट कर लो।
क्या पता हमारे पास एक क्वेश्चन आए जिसमें लिखा हुआ हो अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ 8 मीटर वेस्ट या ईस्ट एंड 10 मीटर अपवर्ड, calculate the magnitude of its displacement, magnitude of displacement। ठीक है, ये सवाल। अब इस सवाल को अगर हम ड्रॉ करके बताएं तो ड्रॉ इस तरीके से कर सकते हो कि सबसे पहले बॉडी मूव करके गई 6 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ होता है हमेशा इस तरीके से ऊपर, ये हो गया सबसे पहले 6 मीटर नॉर्थ। उसके बाद यहां से वो टर्न हुई और कहां गई, ईस्ट की तरफ, ईस्ट इस तरफ 8 मीटर, या 8 मीटर ईस्ट। उसके बाद वो कह रहा है कि 10 मीटर अपवर्ड। अब देखो 10 मीटर अपवर्ड का मतलब, अपवर्ड अगर आप यहां से लेकर ऐसे ऊपर बना दोगे तो इसको फिर इसने नॉर्थ क्यों बोला, है ना। अगर ये अपवर्ड का मतलब ऐसे होता ऊपर बना दो तो फिर इसको भी अपवर्ड कह देते, इसको नॉर्थ क्यों बोला। या फिर अगर ये ऐसे ही बनाना है तो इसको अपवर्ड ही, इसको भी हम नॉर्थ कह देते। तो अगर एक को नॉर्थ और एक को अपवर्ड कह रहा है तो इसका मतलब फर्क है। तो ये 6 मीटर नॉर्थ, ये पक्का नॉर्थ है, ये ईस्ट। अपवर्ड का मतलब मैं आपको कल भी बता चुका हूं, एक्चुअली अपवर्ड का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे बाहर की तरफ। क्योंकि जब आप इसको ऐसे बनाओगे ना रजिस्टर्स में, तो आप कैसे बनाओगे, आप ऐसे बनाओगे 6 मीटर ऐसे ऊपर नॉर्थ, फिर ऐसे बनाओगे ईस्ट, और अपवर्ड का मतलब बाहर, आपकी तरफ बाहर, फिर ये ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मतलब ये देखें फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर बताता हूँ, मार्कर, ये मार्कर मैं मेरे सामने ऐसे लिखा हुआ है, रजिस्टर है, तो मैंने मार्कर रखा नॉर्थ की तरफ, फिर मैंने एक मार्कर ऐसे रखा ईस्ट की तरफ, और फिर एक मार्कर अपवर्ड ऐसे ऊपर, ये बन गया। अब अभी चेक करो, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की कंडीशन ये वाली है, अगर दो कंपोनेंट्स हैं तो दोनों को स्क्वायर करके प्लस करेंगे, और अगर तीन कंपोनेंट्स हैं तो इस बार तीनों को स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बस हमें मेथड ये रखना है, बस एक चीज का इजाफा हो जाएगा, प्लस के बाद एक कंपोनेंट और आ जाएगा, क्योंकि एक एक जो है वो वाई एक्सिस पर है, एक एक्स एक्सिस पर है, और एक जेड एक्सिस पर है। मैं आपको ये भी बता देता हूं इनमें से कौन सा वाला एक्स पर है, कौन सा वाला वाई पर है, कौन सा वाला जेड पर है। डायग्राम में बनाना चाहो तो डायग्राम में इस चीज को कैसे बनाओगे, डायग्राम में बनेगी अपवर्ड, अपवर्ड मतलब बाहर, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे बनता है, ऐसे, ये जेड एक्सिस होता है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर ऐसे नहीं है, ये 10 मीटर का है आउट ऑफ द प्लेन, ये कहां है, आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ, ये बना ऐसा है लेकिन ये बाहर है, ये 10 मीटर ऐसे है बाहर, अपवर्ड। ओके, आप डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे लेना है, आर, इनमें से एक्स एक्सिस पर कौन है, मुझे नजर आ रहा है 8, तो मैं लिखूंगा 8i, प्लस इनमें से वाई एक्सिस पर कौन है 6, वाई एक्सिस, तो मैं लिखूंगा 6j, और इनमें से जेड एक्सिस पर कौन है, ये बाहर वाला 10, तो इसको मैं लिखूंगा 10k। अब कैसे पढ़ेंगे, आई का मतलब एक्स एक्सिस पर वो 10 मीटर गया, ये देखो एक्स एक्सिस पर 10 मीटर गया, 6j, जे का मतलब वाई एक्सिस पर वो 6 मीटर गया, ये देखो 6 मीटर, और 10k मतलब वो जेड एक्सिस पर 10 मीटर गया, ये देखो जेड एक्सिस बाहर 10 मीटर आया। अब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, बस आपको आंसर मिल जाएगा। हमने हमने डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर तो बना दिया, ये पूरा एक वेक्टर है। अब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, कैसे, आर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, सबका सबकी वैल्यूज का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और रेडिकल, बस ये वही पुराना मेथड जो हमने वेक्टर्स में भी पढ़ा है। तो 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, 10 10 जा 100,
और जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर बनेगा 200। 64 प्लस 36 100, 100 प्लस 100 ये बन गया रेडिकल 200। क्या पता आंसर में रेडिकल 200 लिखा हो तो उस पर टिक कर देना। मजीद पॉसिबिलिटीज बता देता हूं। आंसर आ चुका है रेडिकल 200 मीटर। क्या पता ऑप्शन में इस तरीके से नहीं लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो। 200 को ब्रेक कर दो, जैसे मैंने 500 को ब्रेक किया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 करके। ठीक है, 200 को ब्रेक कर दिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 एक ही बात है। क्यों किया? 100 बाहर आ जाएगा रेडिकल से, और 100 का रेडिकल 10, और रेडिकल में कौन बच गया 2। क्या पता ऑप्शन में ये लिखा हो, तो इस पे टिक कर देना। ये भी सही है, ये भी सही आंसर, रेडिकल 200 मीटर आ गया। क्या पता 200 को ब्रेक करके आप 10 को बाहर निकाल लें और 10 रेडिकल 2 मीटर ये लिखा हुआ हो, और क्या पता रेडिकल 2 भी निकाल लो। 10 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 होता है 1.4, तो 1.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 14, 14 पॉइंट समथिंग बनेगा। क्या पता ये आंसर हो। तो भाई ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, और ये आंसर भी सही है। हम पहुंचे कहां तक थे पहले? यहां तक। फिर इस एक आंसर की पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, और फिर इसी आंसर की पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। ठीक है ना? तो इस कंडीशन में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? रेडिकल 200 मीटर, 10 रेडिकल 2 मीटर, या फिर 14 मीटर। ये सारे आंसर करेक्ट हैं। अब सर हम किससे, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा करना है? तो भाई आपको पता चलेगा, आप नजर डालेंगे ऑप्शन पर। ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको नजर आएगा आपने आंसर को उसी डायरेक्शन में लेकर जाना है, खत्म बात। तो इट विल डिपेंड ऑन द गिवन ऑप्शन। तो आप उस ऑप्शन के मुताबिक अपने आंसर को लिखेंगे। मैंने आपको तीनों पॉसिबिलिटीज बता दी इस आंसर की। दिखा। ओके, क्वेश्चन। अ पार्टिकल कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड। ठीक है, एक कंडीशन गिवन है, यानी कि सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। रेवोल्यूशन आ गया ना, रेवोल्यूशन सर्कुलर मोशन। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है 40 सेकंड में। व्हाट विल बी, व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस में आपको एक कंडीशन गिवन है। सबसे पहले सेंटेंस में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है 40 सेकंड में। अब आप ये बताएं कि अगर वो पार्टिकल 2 मिनट 20 सेकंड तक घूमता रहे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
सवाल कभी कभी कुछ ऐसे लगते हैं सुनने में, देखने में, सर ये क्या गिवन हो गया, इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो सवाल को जब तक आप सिर्फ देखते रहोगे ना, सिर्फ देखते रहोगे, जितनी दफा उसको पढ़ते रहोगे उतना ज्यादा वो कंफ्यूजिंग होता रहता है। आप पढ़ें सवाल को और कोशिश किया करें पढ़ने के फौरन बाद उसका सॉल्यूशन शुरू कर दें। जितना भी समझ आया शुरू कर दो, बनाना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ने की हद तक रह गए ना, यकीन करो वो सवाल इतना ज्यादा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, मतलब आप उसके अंदर उलझ जाएंगे और वो फिर उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो आपको एंजाइटी का शिकार कर देगा वो सवाल। तो होता क्या है, सवाल पढ़ा, कोशिश करो पढ़ने के फौरन बाद ट्राई करो, इसको सॉल्व सॉल्व लिखना शुरू करो, बनाना शुरू करो कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, खैर सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। ये सर्किल का होता है डायमीटर, ये सर्किल का होता है सेंटर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहां से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि वो पार्टिकल जो है, वो पार्टिकल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है 40 सेकंड में, यानी कि 40 सेकंड पूरे होंगे तो उसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज हमें गिवन है। बताओ 2 मिनट 20 यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले हमें ये तो पता चले कि 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर टोटल सेकंड कितने होते हैं। तो भाई 2 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 120। एक मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 सेकंड। तो 2 मिनट का कितना हो गया, 120 सेकंड, और 2 मिनट में 20 सेकंड और प्लस कर लो। तो 120 सेकंड 2 मिनट के, और 120 प्लस 20 कितना हो गया, 140 सेकंड। यानी कि आपको टोटल यहां पर जो टाइम गिवन है वो कितना गिवन है, 140 सेकंड, 140 सेकंड। कह रहा है कि बताओ अगर वो एक रेवोल्यूशन 40 सेकंड में कर रहा है तो 2 मिनट 20 सेकंड यानी कि 140 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब एक काम ही करते हैं, इसको आसान करते हैं। पहले हम हर 40 सेकंड के बाद चेक करते हैं कि वो उसके मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी। देखो अब यहां से स्टार्ट करिएगा, मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं। 140 सेकंड हमें पूरे करना है। ओके, उसने एक रेवोल्यूशन किया तो 40 सेकंड गुजर गए। उसने कहा है ना 40 सेकंड में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो। यहां से स्टार्ट करते हैं। उसने एक रेवोल्यूशन किया, 40 सेकंड गुजर गए। उसने दूसरी रेवोल्यूशन करी तो 40 और 40 80 सेकंड गुजर गए। उसने तीसरी रेवोल्यूशन करी तो 80 और 40 120 120 सेकंड गुजर गए। अब 120 सेकंड 3 रेवोल्यूशन में कवर हो चुके हैं, यानी कि जब उसने 3 रेवोल्यूशन करी तो 3 रेवोल्यूशन में वो 140 सेकंड में से 120 सेकंड यूज कर चुका है। अब कितने सेकंड बाकी हैं, 20 सेकंड बाकी हैं। तो पता है 20 सेकंड में वो यहां से पूरा थोड़ी आएगा, पूरा कितनी देर में आ रहा था, 40 में। तो 20 सेकंड जो बचे हुए उस 20 सेकंड में वो यहां से कहां तक पहुंचेगा, हाफ रेवोल्यूशन। इसका मतलब वो पार्टिकल यहां पर मौजूद होगा, यहां पर। सही है, अगर वो एक रेवोल्यूशन 40 सेकंड में कर रहा है तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिर्फ 2 मिनट की बात करता, 2 मिनट की, 20 सेकंड नहीं होते, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड। तो भाई अगर ये सिर्फ 120 सेकंड की बात करता ना तो 120 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता। क्यों, पहली रेवोल्यूशन में 40 सेकंड, दूसरी रेवोल्यूशन में 80 सेकंड 80 सेकंड, और तीसरी रेवोल्यूशन के अंदर 120 मिनट और 120 सेकंड पूरे हो गए। इसका मतलब 120 सेकंड के बाद उसकी पूरी पूरी 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता, क्योंकि जहां से शुरू हुआ वापस वहीं पर आ गया। 3 रेवोल्यूशन करने के बाद वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन कह रहा है 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुई, यहां पर रेवोल्यूशन कितनी कंप्लीट हो रही है, 20 सेकंड भी आगे बाकी है। तो 120 सेकंड में 3 रेवोल्यूशन पूरी और प्लस 20 सेकंड में आधी रेवोल्यूशन। तो इसका मतलब यहां पर टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी हुई, 3.5। 3.5। तो यहां पर मैं एक बात दिखा देता हूं, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आर 3.5, यानी कि 3.5। 140 सेकंड में वो 3.5 रेवोल्यूशन कर रहा है, यानी कि 3.5 रेवोल्यूशन कर रहा है।
अब मुझे बताओ 3 पूरी हो गई और 3 के बाद यहां से स्टार्ट हुआ ना, यहां से स्टार्ट किया था हमने, तो हाफ का मतलब वो यहां पर पहुंचा है, यहां पर। अच्छा अब आपसे पूछ रहा है बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका आपको रेडियस गिवन है और रेडियस गिवन है आर, तो यहां से लेकर यहां तक आर और यहां से लेकर यहां तक 2r। सिंपल। भाई अगर ये रेडियस है तो रेडियस हमेशा आर होता है ना, डायमीटर का हाफ आर, लेकिन पूरा डायमीटर क्या होता है 2r। तो आप बोलेंगे इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 2r। सही है ना। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर होगा किसके, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। ये इसका आंसर है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती कि रेडियस की वैल्यू है 1 मीटर, तो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता 2 मीटर्स। अगर रेडियस की वैल्यू होती 2 मीटर्स तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 टू जा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता 4 मीटर्स। अगर रेडियस की वैल्यू 4 मीटर होती तो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 2 फोर जा 8 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता 8 मीटर। तो इस चीज को ऐसे भी याद रख लो कि हाफ रेवोल्यूशन में, हाफ सर्किल की बात कर रहे हैं, सर्किल के हाफ रेवोल्यूशन में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस के बराबर होता है। ये पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं, ये काम का पॉइंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका। कैसे लिखेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को लिखेंगे हम कि फॉर वन, पहले वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करते हैं। फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। क्यों 0, क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब वो जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहीं पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट खत्म। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमने पढ़ा है डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, डिस्टेंस बराबर होगा 2πr के। उसने डिस्टेंस क्या कवर किया, जब कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है ना तो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है सर्किल का पूरा सरकमफेरेंस। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल किसके बराबर होता है 2πr के बराबर होता है। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो बॉडी का डिस्टेंस होता है वो कितना, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल के बराबर, एंड द वैल्यू ऑफ सरकमफेरेंस इज 2πr। ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए फॉर हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन यानी कि रेवोल्यूशन हाफ हुई है, तो हाफ रेवोल्यूशन में ये हमने जो सॉल्व किया ना ये हाफ रेवोल्यूशन का आंसर है 2r। हाफ रेवोल्यूशन में बॉडी यहां से स्टार्ट होगी और यहां तक आएगी बस, तो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आ गई, इसका मतलब ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस के 2r। तो आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r के बराबर, 2r। जो भी आपको रेडियस गिवन हो उसका ट्वाइस, या जो भी आपको डायमीटर गिवन हो बस उसी के बराबर, क्योंकि डायमीटर रेडियस का वैसे भी ट्वाइस होता है। तो अगर डायमीटर 4 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर, अगर डायमीटर 10 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर, लेकिन कब, हाफ रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है। और अगर हम यहां बात करें डिस्टेंस की, तो भाई अगर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्टेंस 2πr है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का डिस्टेंस 2πr है, तो हाफ रेवोल्यूशन का डिस्टेंस इसका आधा हो जाएगा। तो आपने सिर्फ इसका आधा करना है, इस वाले का, ये कंप्लीट डिस्टेंस था कंप्लीट रेवोल्यूशन का 2πr। तो अगर हाफ रेवोल्यूशन है तो इसको हाफ कर दो, तो इसका हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा πr। तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, πr। सिंपल। तो ये दो सिचुएशंस हैं जो कि आपने याद रखनी है, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना, और हाफ रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है ना। ये सारे वही कॉन्सेप्ट हैं जो हमने अभी पढ़े, डिस्टेंस की वैल्यूज और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज।
डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। जी। तो चले सवाल कर रहे हैं आप लोग शायद। जी उबैदुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने अभी क्वेश्चन करवाया इसका एक था कि अगर 2 मिनट 10 सेकेंड्स हो तो दूसरी तरह भी हमारे पास रेडियस आ जाएगा तो हमें तब ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इसके लिए। जी जी, फिर उसके बाद ट्रायंगल कुछ बनेगा। इसमें। लेकिन ये जो आपने बोला ना 2 मिनट 10 सेकंड हो, तो 10 सेकंड का क्योंकि पूरा फिर
हाफ रेवोल्यूशन भी नहीं आ रहा, कंप्लीट रेवोल्यूशन भी नहीं है, तो इस कंडीशन में थोड़ी सी जो इक्वेशन बनती है ना वो थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। तो आपको हमेशा वैल्यूज जो गिवन होगी ना टाइम की, वो ऐसी गिवन होंगी, या तो उसमें कंप्लीट रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा या हाफ रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, ताकि आप इस तरीके से सॉल्व कर लें। ओके सर। और सर एक और जी क्वेश्चन, जी जी। कि अगर एक बॉडी है वो कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कवर नहीं करती, तो हमारे पास ऑप्शन हम्म। में जीरो भी ऑप्शन है और नन ऑफ डीज का भी ऑप्शन है, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? कि नहीं, मैं बॉडी ने समझा कुछ नहीं। मूविंग, हाँ। मतलब कि कोई मूव ही नहीं की, बॉडी बस जहाँ रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे ही खड़ी हुई है, तो ठीक तब है, तो फिर आप जीरो पे टिक करेंगे सीधा सीधा। जीरो पे टिक करेंगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि डिस्टेंस भी जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। ओके सर, थैंक ठीक यू है। सर। यस साहिल। ऐसन। ऐसन। असल में मैं जिसका नाम लेता हूँ ना, तो आपके पास ऑप्शन आता होगा अनम्यूट करने का, तो आप अनम्यूट 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 कर दिया करें अपने आप को सवाल करने के लिए। अशाम। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है, हाँ साहिल या जी, अशाम? साहिल। साहिल जी, जी पूछें। हाँ जी सर, ये जो आपने पार्टिकल्स वाला क्वेश्चन सोल्व करवाया है हमें, रिवोल्यूशन वाला, तो जी जी। सर इसमें सर देखें कि आपने कहा है कि जब हाफ रेडियस, हाफ डिस्प्लेसमेंट और सर्किल में कवर होगा तो 2r लिखेंगे हम उसको। जी डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट। तो सर आपने वो जो फॉर कंप्लीट रिवोल्यूशन वाले में जो सेकंड लास्ट डिस्टेंस है, तो सर डिस्टेंस भी 2r लिखेंगे या डिस्टेंस सिर्फ r ही लिखेंगे? कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस होता है वो कंप्लीट, हमेशा 2 पाई होता है। हाँ, 2 पाई वो सर हमेशा टू कंप्लीट। पाई। हाँ जी तो जी। सर वो नहीं जो, देखो, दो फर्क है, डिस्प्लेसमेंट में कभी भी पाई नहीं आएगा। सही ना? डिस्टेंस में हमेशा पाई, और पाई इस वजह से आता है क्योंकि सरकमफेरेंस के फॉर्मूले में पाई होता है। हाँ, और सर ये ठीक है। फॉर हाफ रिवॉल्यूशन है, हाफ जी। रिवॉल्यूशन, जैसे सर वहां पे हाफ रिवॉल्यूशन पे 2r आपने लिखा था, और यहाँ ये पे लिखा मैंने डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, और सर और डिस्टेंस में नहीं आएगा ना कुछ भी ऐसा 2 वगैरह? नहीं नहीं, टू नहीं आएगा डिस्टेंस, क्योंकि आप जो टोटल वाला डिस्टेंस था कंप्लीट रेवोल्यूशन वाला, उसको ही तो हाफ करेंगे ना। हाँ बस सही है, तो वो सही, जो थैंक टू यू पाई सर। आर था उसको हमने हाफ कर दिया था। ठीक है। रहीम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है प्रोजेक्टिली, तो उसे हम सर डिस्टेंस का नाम देंगे या डिस्प्लेसमेंट में कहेंगे? कैसे मूव कर रही है? सर अगर कोई भी बॉडी है जो मूव कर रही है प्रोजेक्टिली, मतलब पैराबोलिक शेप के अंदर जो जी प्रोजेक्टाइल जी। है, जिस तरह से जी अगर जी। कोई प्रोजेक्टाइल के अंदर बॉडी मूव हाँ करती है हाँ। तो वो एक्स डायरेक्शन हाँ एंड हाँ। वाई डायरेक्शन कवर करती है। दोनों कवर कर रही होती है। ठीक है। जी सर, तो इसे हम अच्छा। डिस्टेंस कहेंगे या हाँ। डिस्प्लेसमेंट? अब इसमें जो ना दो किस्म के होते हैं, असल में होता ये है कि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बेसिकली बात करते हैं डिस्टेंस की। जो जी हॉरिजॉन्टल सर। रेंज होती है, आपको याद होगा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, जो वो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कवर करके जाता है, तो वो डिस्टेंस होता है। इसी जी तरीके जी से सर। जब वर्टिकल की बात करते हैं ना, तो वर्टिकल में फिर हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, जी सर। मैक्सिमम हाइट वाली जो कंडीशन होती है। तो अगर सर इसमें दोनों ऑप्शन आएंगे, अगर एमसीक्यूज में आइए तो नहीं नहीं ऑप्शन वो नहीं। दोनों अच्छा, देंगे या एक देंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन में ना वैसे ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऐसे कंपैरिजन में नहीं आता। प्रोजेक्टाइल में जब क्वेश्चन आता है ना, वो सीधा सीधा आपसे या तो बोल रहा होता है कि हाइट कैलकुलेट कर लें या रेंज कैलकुलेट कर लें। तो ये जब आपसे ये क्वेश्चन आएगा ना हाइट और रेंज कैलकुलेट करने का, तो उसके आप सीधे सीधे बस जो फॉर्मुला होते हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन के, वो कैलकुलेट करेंगे उससे। बाकी आप वहां पर ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है या डिस्टेंस पूछ रहा होता है, बस आप सीधा सीधा उसके इक्वेशन यूज जी करेंगे, सर। आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा। ऐसा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये जो आपने पार्टिकल वाला क्वेश्चन करवाया है,
इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछ लें तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑलरेडी 3.5। हाँ, अब अगर इसमें डिस्टेंस पूछे ना, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई आर। जी सर। अब आपके पास रेवोल्यूशन कितनी है? 3.5 है ना। तो अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई आर है, तो 3.5 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना होगा? तो आप 2 पाई आर को जस्ट 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू ठीक है, सर। ओके। जी जी। ओके, जैनब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन करवाया है, यहाँ से मेरी जी, नेट स्लो हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो प्लीज ये आप रिपीट कर दें। रिपीट का ये हो जाएगा कि या तो आप एक काम करना कि वो जो मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा तो उसमें आपका ये कवर हो जाएगा। एक दफा आप रिकॉर्डिंग से समझ लेना इसको, क्योंकि रिपीट करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। अगर आपको रिकॉर्डिंग से सर समझना है तो जस्ट फिर आप मुझे। वहां से हाँ बता हाँ। देना, ये जो टाइम आपने ये जो आपने लिखा है 140 सेकंड्स, यहाँ हाँ, से थोड़ा सा बता ये दें। वन, हाँ मैं बता देता हूँ आपको। ये इसमें क्वेश्चन में एक पूछा गया था कि बॉडी अगर 40 सेकंड्स में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है, तो उसका जो है क्या नाम है, 2 मिनट्स और 20 सेकंड्स के बाद जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले तो हमने क्या किया कि 2 मिनट्स 20 सेकंड्स में टोटल सेकंड्स कितने होते हैं, तो हमने निकाला तो वो होते हैं 140 सेकंड। तो हमें ये पता चला कि अगर ये सिर्फ 2 मिनट्स होता, तो 2 मिनट्स में उसके 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट होते हैं पूरे पूरे, क्योंकि 2 मिनट्स में 140 सेकंड्स होते, सॉरी 120 सेकंड्स होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 मिनट्स और 20 सेकंड्स है, तो हमें पता चला कि 140 सेकंड टोटल टाइम है। और इस 140 सेकंड्स में जो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट होंगी वो कंप्लीट होंगी 3.5, यानी कि 3 पूरी रेवोल्यूशंस कंप्लीट होंगी और एक हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी। तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी हो जाएंगी? 3.5। तो जब हाफ का कॉन्सेप्ट आ जाए ना, तो फिर हाफ और कंप्लीट के लिए मैंने आपको साइड में सारी वैल्यूज दिखाई हैं कि अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा, दो कंप्लीट रेवोल्यूशन होंगी तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तीन कंप्लीट रेवोल्यूशन होंगी तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है ना। लेकिन एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर होता है, यानी कि 2 पाई आर। तो अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो डिस्टेंस है 2 पाई आर। अगर दो रेवोल्यूशन हैं तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 × 2 पाई आर। अगर तीन रेवोल्यूशन हैं तो डिस्टेंस हो जाएगा 3 × 2 पाई आर। ठीक है ना। और हाफ रेवोल्यूशन में मैंने नीचे पॉइंट लिखा है कि हाफ रेवोल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा 2 आर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो अब क्योंकि वो 3.5 रेवोल्यूशन कर रहा है 140 सेकंड्स में, तो तीन रेवोल्यूशन को तो आप हटा दें, बाकी बच गई हाफ रेवोल्यूशन। और हाफ रेवोल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का वो हमेशा हमेशा सर्किल के रेडियस के ट्वाइस होता है, यानी कि 2 आर। और जो डिस्टेंस होता है वन कंप्लीट का हाफ कर लो, वन कंप्लीट का डिस्टेंस 2 पाई आर, तो हाफ रेवोल्यूशन का डिस्टेंस 2 हटा दो खाली, सिर्फ पाई आर, यानी कि आपने हाफ करना है तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई आर बचेगा। ये हमने बेसिकली सॉल्व किया था। वीना। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो 1/2 रिवॉल्यूशन में जब डिस्टेंस पाई आ रहे, तो डिस्प्लेसमेंट पाई आर क्यों नहीं हो सकता, जबकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते ना, मतलब कि तो उनकी वैल्यूज भी तो इक्वल होनी चाहिए ना। डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया वो कवर किया सर्किल के सरकमफेरेंस पर। जो डिस्टेंस जी कवर कर रही है बॉडी वो स्ट्रेट नहीं कवर कर रही, जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कवर कर रही है सर्किल के सरकमफेरेंस पर। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, तो बॉडी एक्चुअली मूव कर रही है सर्क्यूलर मोशन में। तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जी समझ गए। थैंक सही है यू। ना। मुदस्सिर।
गुलाम बतूल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने कहा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होंगे, तो वो स्ट्रेट पाथ पे ही होंगे, तो एक ही डायरेक्शन में इक्वल होंगे या मतलब कि चेंज डायरेक्शन में, जैसे कि मतलब वो नहीं, नॉर्थ हो स्ट्रेट गया या स्ट्रेट ईस्ट हो गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सेम। स्ट्रेट पाथ का मतलब ये होगा कि वही डायरेक्शन जो है, अच्छा पहली बात तो डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन अगर वो स्ट्रेट जी पाथ पे सर। मूव करके जा रहा है तो वो ही पाथ उसका जो होगा डिस्टेंस का होगा, और वही सेम पाथ जो होगा उसका डायरेक्शन उसका डिस्प्लेसमेंट का होगा। लेकिन जब भी डायरेक्शन की बात की जाएगी तो वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अटैच करके की जाएगी, कभी भी डिस्टेंस से अटैच करके नहीं की जाएगी। ओके सर, थैंक यू। है ना? ओके। आयरा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जो रिवॉल्यूशंस का पढ़ाया है कि टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आर 3.5 3.5, ये तो 40 सेकंड्स में थी ना। अगर हम यहाँ पर टाइम चेंज कर दें तो रिवॉल्यूशंस पर इफेक्ट होगा? बिल्कुल इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 140 सेकंड की जगह पे 120 सेकंड होता, तो 120 सेकंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी हो जाती? 3 हो जाती। ओके सर। और ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि सबसे पहले सेंटेंस में हमें गिवन है कि एक बॉडी जो है वो 40 सेकंड में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है, तो इस सबसे पहले वाले सेंटेंस के मुताबिक हमने लिखा है कि अगर वो 40 सेकंड में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है तो वो 140 सेकंड में कितनी करेगी? तो 3.5 कर रही है। तो वो जो गिवन कंडीशन थी उसके मुताबिक हो रहा है ये ना आंसर। हमजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, डिस्प्लेसमेंट एक फ्री वेक्टर है, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि इसको फ्री वेक्टर क्यों बोलते हैं। फ्री वेक्टर असल में जो कॉन्सेप्ट होता है ना फ्री वेक्टर का, वो इस सेंस में होता है कि जब आप वेक्टर डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उस डायग्राम में हमें वेक्टर को उसके पैरेलल जो है शिफ्ट करना पड़ता है डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और हमें वहां पर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर गिवन है, तो हम क्या करते हैं उस डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को उसी के बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट करते हैं, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है। और राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही मिलता है, या स्क्वायर जैसे मिलता है, या रेक्टेंगल जैसे मिल जाता है शिफ्ट करने के बाद, तो उसके बाद फिर हम अपनी इक्वेशंस को अप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंगली। तो इस वजह से ऐसा वेक्टर जिसको आप उसी के पैरेलल डिस्प्लेस कर दें, तो आप बेसिकली ऐसे वेक्टर को कहते हैं फ्री वेक्टर, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग शिफ्ट कर रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी शिफ्ट कर रहे होते हैं, या हम कभी फोर्स के वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, कभी हम वेलोसिटी के वेक्टर को शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं फ्री वेक्टर ना। तारिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया कि चेंज इन पोजीशन, ठीक है, यानी पोजीशन उसकी सेम नहीं होनी चाहिए। जिस पोजीशन से निकले यानी ए टू सी गया, ये चेंज इन पोजीशन हो गया, ठीक है। अगर डिस्टेंस हो गया तो उसकी पोजीशन यानी सेम कह सकते हैं, सेम पोजीशन डिस्टेंस। मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है ना। हाँ, यानी कि चेंज इन पोजीशन, पोजीशन की अगर चेंज होगी जी तो जी, उसको चेंज इन डिस्टेंस पोजीशन, बोलेंगे। बिल्कुल सही है, सही है। अगर अगर डिस्टेंस हो, उसको सेम पोजीशन आ जाए फिर भी डिस्टेंस हो जाता है, लेंथ वगैरह कवर हो नहीं जाती है। नहीं, एंड में मैं नहीं समझा आपकी बात। अगर डिस्टेंस हो तो? डिस्टेंस हो तो उसको अगर डिस्टेंस हो तो उसको हम्म। सेम पोजीशन कह सकते डिस्टेंस के लिए सेम पोजीशन तो नहीं कहेंगे, मतलब आप यूं कह सकते हो कि चेंज इन पोजीशन वाला जो वेक्टर होता है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस में हम कभी भी चेंज इन पोजीशन को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है बेसिकली वो चेंज इन पोजीशन को शो नहीं कर रहा होता, वो बेसिकली शो कर रहा होता है जो पाथ कवर हुआ उसकी टोटल लेंथ को। यस पारस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है तो इंस्टेंटेनियस आई मीन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। हम्म। तो यही जी क्वेश्चन सर, जी जी, अगर होता है, बिल्कुल होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है तो इंस्टेंटेनियस, डिस्प्लेसमेंट तो हो सर सकता है, वो कैसे बिल्कुल। कैलकुलेट करेंगे? वो वो ऐसा होता है असल में इंस्टेंटेनियस, जब वेलोसिटी की आप बात करते हैं ना, इसमें थोड़ा सा जो आंसर होगा ना उसमें दो किस्म के इसके जवाब हैं।
असल में जब इंस्टेंटेनियस, मैं आपको वो जवाब देता हूं जो आपके लिए जरूरी है। वो ये कि जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं ना, तो इंस्टेंटेनियस के लिए टाइम का होना जरूरी है, ठीक है ना। मतलब शॉर्ट टाइम में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जो होता है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। इसमें टाइम का कोई किरदार नहीं होता ना, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में, इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम नहीं होता। तो आप क्योंकि ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में आप इंस्टेंटेनियस का वर्ड अगर ना जोड़े तो ये सही रहता है, ठीक है ना। वेलोसिटी के साथ इस वजह से आता है, या स्पीड के साथ इस वजह से आता है, या एक्सेलरेशन के साथ इस वजह से आता है, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, टाइम पर यूनिट टाइम, इस वजह से। चले, ठीक है। रैंडमली मैंने जो है वो क्वेश्चन सुने थे आप लोगों के जो भी हैं। बाकी ये कि टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया है बहुत, तो फिलहाल क्लास को एंड करते हैं। और फिर जो भी आपके कंफ्यूजन वगैरह या क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा पूरी आप लोगों के जवाब देने के लिए। तो खैर मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।